हमारा आज का टॉपिक है 44th अमेंडमेंट। इससे पहले हमने किया 42nd अमेंडमेंट ही कारण है 44th अमेंडमेंट का। अगर 42nd अमेंडमेंट में उतना वो चेंजेस नहीं आता तो 44th अमेंडमेंट में ये चेंजेस नहीं आता, इसीलिए 42nd अमेंडमेंट पढ़ना जरूरी है 44th अमेंडमेंट के लिए। हम आई बटन में लिंक दे देंगे, आप वहां जान सकते। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इमरजेंसी में क्या क्या हुआ था, किस तरीके से गलत इस्तेमाल हुआ था पावर्स का, ये सब 42nd अमेंडमेंट में है। उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं 44th अमेंडमेंट क्या है। 44th अमेंडमेंट लाया गया था 7 दिसंबर को 1978 में। इसका हिस्ट्री यही है कि जनता पार्टी ने वादा किया था कि अगर हम जीतते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा से सही कर देंगे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन 42वें अमेंडमेंट से पहले जैसा था हम वैसा करेंगे। तो इसके फलस्वरूप हम कह सकते हैं कि जनता पार्टी 1977 में जनरल इलेक्शन जीत जाती है। जीतने के बाद सबसे पहला काम वो यही करती है कि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 वो लेकर आ जाती है 7 दिसंबर को, और ये लागू होता है 30 अप्रैल 1979 को। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चेंजेस आता है वो हम देखते हैं। सबसे पहली बात कि फंडामेंटल राइट में से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया जाता है, जो कि आर्टिकल 31 19(1)(f) में भी है, दोनों में ही है। तो वहां से हटा दिया जाता है और एक आर्टिकल को ऐड किया जाता है 300A। इसमें राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट बना दिया जाता है। उसके बाद है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है इसका बहुत गलत इस्तेमाल हुआ था। प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये होता है कि आप गिरफ्तारी आप हो सकते हैं, आपकी गिरफ्तारी हो सकती है बिना अपराध के। उनको अगर लगता है कि आप अपराध कर सकते हैं तो आपको पहले ही गिरफ्तार कर लेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत। इसका जो मैक्सिमम टाइम है वो 3 मंथ है। अगर इसको बढ़ा भी सकते हैं एडवाइजरी बोर्ड के अप्रूवल पर ये अभी तक लागू नहीं हुआ है। आर्टिकल 38 यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता, आप खुद पढ़कर समझ सकते हैं। आर्टिकल 74(1) प्रेसिडेंट कैन रिटर्न एनी बिल वंस। इसमें क्या कहा गया है, इससे पहले प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं था कि वो किसी भी बिल को वापस करे। ठीक है, उनको साइन करना ही पड़ता था। पर इस 44th अमेंडमेंट के बाद प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो बिल को रिटर्न कर सकता है, पर एक बार। अगर उनको लगता है कि इस बिल में कुछ चेंजेस होना चाहिए तो वो एक बार बिल को रिटर्न कर सकते हैं। अगर दोबारा वही बिल बिना किसी चेंजेस के साथ आ जाता है तो फिर उनको साइन करना पड़ेगा। उसके बाद आर्टिकल 83 एंड 172 ये मेनली डील करता है किसके साथ, हाउस जो टेन्योर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल और स्टेट असेंबली के बारे में, जो कि 42nd अमेंडमेंट में कितना साल, 6 साल कर दिया गया था, और वो दोबारा से सही कर 5 साल कर दिया गया, यानी कि अभी 5 साल का ही होता है। उसके बाद राइट टू प्रेस। जैसा कि हमने देखा था कि 42nd अमेंडमेंट में मतलब प्रेस पर सेंसरशिप लगा दिया गया था कि वो बिना ऑर्डर के, बिना परमिशन के कुछ भी नहीं छाप सकते, जिसके विरोध में ब्लैंक पेपर सब निकलना शुरू हुआ था, यानी कि पेपर को छापता ही नहीं था, ब्लैंक निकाल देता था। ये सब आंदोलन का तरीका था उनका। पर दोबारा से राइट टू प्रेस आया, उनको अधिकार दिया गया कि पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है आप वो भी बाहर बता सकते हैं, यानी कि आप फ्रीली न्यूज कवर कर सकते हैं, पूरा स्प्रेड कर सकते हैं, फैला सकते हैं, सबको दिखा सकते हैं, कोई आप पर पाबंदी नहीं है। राइट टू प्रेस यानी कि प्रेस जो है वो फ्री हो गया। उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा चेंजेस इसी में हुआ था, आर्टिकल 352 यानी नेशनल इमरजेंसी। सबसे पहली बात, इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटाकर आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया। अब आपको ध्यान होगा कि ये जो इमरजेंसी लगाया था ये इंटरनल डिस्टर्बेंस के ही द्वारा लगाया गया था, यानी कि जो ग्राउंड था उसको हमने कहा था इंटरनेशनल इमरजेंसी। इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण हमने लगाया था नेशनल इमरजेंसी, जिसको हटाकर आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया। ये हो गया। उसके बाद इसमें एक और चीज हुआ था। पहले क्या था कि 42nd अमेंडमेंट में हुआ क्या था, उससे पहले, सॉरी वो तो बाद में आया था जब इमरजेंसी लगाया गया था। तो इमरजेंसी में ये हुआ था कि 1975 में ये हुआ था कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया था। उसके बाद सुबह में उन्होंने कैबिनेट का जो एसेंट है वो लिया था, यानी कि रेटिफाइड उन्होंने सुबह में करवाया था। पहले उन्होंने लगा दिया, इधर प्रेसिडेंट के साथ बात किया और रात में ही इमरजेंसी लगा दिया। तो अब इस तरीके से इमरजेंसी नहीं लगाया जा सकता। 44th अमेंडमेंट के बाद प्रेसिडेंट को एक रिटर्न में कैबिनेट का एडवाइस लेना पड़ेगा, रिटर्न में। ठीक है, सिर्फ प्रेसिडेंट चाहे तो नहीं लगा सकता, या सिर्फ प्राइम मिनिस्टर चाहे तो नहीं लगा सकता, पूरा कैबिनेट का रिटर्न एडवाइस होना चाहिए, तभी इमरजेंसी लगेगा। उसके बाद पहली बार में जो इमरजेंसी लगेगा वो 1 महीने के लिए ही लग सकता है। 1 महीने के अंदर में उनको स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास कराना पड़ेगा। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, उसके बाद ये हर एक 6-6 महीने पर अप्रूव करवाना होगा, यानी कि
एक पहली बार क्या हुआ, 1 मंथ में लगा सकते हैं, उसके बाद फिर से पास कराइए स्पेशल मेजोरिटी के साथ, पास हो गया तो अब 6 मंथ के लिए रहेगा, फिर 6 मंथ खत्म हुआ तो अब फिर से पास करवाइए। इस तरीके से ये कंटिन्यू रह सकता है। अब और अगर इसको खत्म करना है तो आप सिंपल मेजोरिटी के साथ कर सकते हैं। सिंपल मेजोरिटी मतलब 50+1 आप करिए और इसको खत्म कर दीजिए। अब क्योरम क्या है कि 10%, अब इसको अगर खत्म करना है तो कैसे जाएगा, तो 10% जो मेंबर होगा लोकसभा का वो रिक्वेस्ट कर सकता है स्पेशल मीटिंग के लिए, इमरजेंसी को रिवोक करने के लिए, किसके पास, स्पीकर के पास, अगर सेशन में है तो, अगर सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट के पास। अब आते हैं हम स्टेट इमरजेंसी पे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी है, आप अगर 1-2 बार इसको खुद पढ़ेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। हमने इसे एकदम चुन चुन के ही लिखा है पॉइंट, इससे ज़्यादा चेंजेस नहीं है। स्टेट इमरजेंसी 356 जो कि 6 मंथ के लिए ही लगाया जा सकता है और मैक्सिमम 1 साल के लिए लगाया जा सकता है। ये 2 कंडीशन में एक्सटेंड हो सकता है। पहला कंडीशन, देश में नेशनल इमरजेंसी हो, चल रहा हो, और दूसरा इलेक्शन कमीशन को लगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन है वो हम नहीं करवा सकते, तब अगर वो रिकमेंडेड करे कि नहीं इमरजेंसी रहना चाहिए, तभी 1 साल से ये आगे बढ़ेगा। उसके बाद आर्टिकल 360 क्लॉज 5 को ओमिट कर दिया गया। इसमें क्या था, फिनेंशियल इमरजेंसी। पहले जब ये आर्टिकल लाया गया था, इस आर्टिकल के तहत कहा गया था कि फिनेंशियल इमरजेंसी अगर लगेगा तो ये जुडिशियल रिव्यू में नहीं आएगा, यानी कि जब मर्जी फिनेंशियल लगाइए और खूब पैसा लूट लीजिए, सबका पेमेंट काट लीजिए, इस तरीके का जो माहौल था वो बनाया गया था, पर इसको ओमिट कर दिया गया। और अगर फिनेंशियल इमरजेंसी है तो आप उसको जुडिशियल रिव्यू करवा सकते हैं, हो सकता है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अब क्या है कि जो 20 और 21 है वो सस्पेंड नहीं होगा नेशनल इमरजेंसी के दौरान। 20 ये है कि आपको ये अरेस्ट से बचाता है, यानी कि अगर आर्बिट्री अरेस्ट है तो वो आपको बचाएगा, आर्बिट्रेशन से ही आपको बचाएगा। और 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का, तो ये भी जो है ये भी सस्पेंड नहीं होगा नेशनल इमरजेंसी के दौरान। अब एक चीज़ यहाँ पर और है, हम आपको बताएंगे कि जो लॉज है ना, मतलब कुछ भी लॉ ला रहे हैं आप इमरजेंसी के दौरान, तो अगर वो इमरजेंसी से रिलेटेड है तो ठीक है, अगर इमरजेंसी से रिलेटेड है तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज आप इमरजेंसी के आड़ में कोई दूसरा लॉ लेकर आ रहे हैं, पास कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो कोर्ट जो है वो उसमें इंटरफेयर कर सकता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, और इसमें कुछ खास था नहीं, आप 1-2 बार खुद पढ़ेंगे, खुद समझ में आ जाएगा। अगर आप इसका प्रिंट निकाल लेते हैं फिर भी आप इसको याद कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस में तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता इससे बाहर, 44th अमेंडमेंट से रिलेटेड। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।